तो दिफाई लिहाज से क्या ये इंडिया के दावा को किस तरह देखते हैं? वो कहते हैं जी हम तो चीन के मुकाबले में हैं। बात यह है कि सरासर ये झूठ है, सरासर लोगों के सामने एक प्रोपेगेंडा है। अपने लोगों को जो अनपढ़ हैं वहाँ एक सियासी एतबार से तो उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मगर दुनिया की नज़रों में ऐसा नहीं है। ये एक जहाज़ रफ़ाल ले लेना और कहना जी गेम चेंजर हो गया है, ऐसा नहीं होता। F-16 के इनिशियल हिस्से में मैं शामिल था, जो 6 पायलट्स अमेरिका गए थे ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद हमने अपने पायलट्स को ट्रेन किया। साल लगे उस जहाज़ को पाकिस्तान के सिस्टम में इंटीग्रेट करते हुए। यही बात आज F-17 के साथ हो रही है। हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये बड़ा मुश्किल काम होता है उसको ऑपरेशनलाइज करना। तो ये बातें वही मैं कह रहा हूँ कि सरासर झूठ है और लोगों को रास्ते से हटाने वाली बात है। और लोगों के सामने ऐसे डायलॉग सियासी बोलने कि जैसे आप अपने वोट लेने की खातिर एक वोट बैंक बढ़ाते हैं तो लोगों की हमदर्दी हासिल करते हैं। हिंदुस्तान में ये हो रहा है, मगर एक्चुअल जो हकीकत है उसमें इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो बड़ा अरसा लगेगा जहाज़ ख़रीदने में, फिर उनको सेटल करने में, फिर तैयारी उनकी पायलट्स की, पूरे सिस्टम की, बाकी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन है। ये बहुत लंबे काम। बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि एट पावर रफ़ाल जो है वो भी 4th जनरेशन जहाज़ है और F-17 भी 4th जनरेशन है। बल्कि F-17 को एक थोड़ी सी एज है। हमने जो ब्लॉक 3 बनाया है अब वो 4.5 बल्कि 5th जनरेशन के करीब उसको हम कह सकते हैं। उसमें हमने ऐसी चीज़ें चेंज की हैं कि वो 5th जनरेशन जहाज़ की जो खूबियां हैं उसके करीब हो गया है, जबकि दूसरी तरफ ऐसा नहीं है। हमने Su-30 उनका जो है वो भी तो 4th जनरेशन है, उसको रशियन हमने 27 फरवरी में दुनिया को ये नहीं दिखा दिया था कि हम ऐसे जहाज़ों का और ऐसी एयरफोर्स का पूरी तरह मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। 4th जनरेशन जहाज़ वो कोई भी ले आए, तो ये जहाज़ कोई नए नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। और गलत फहमी हिंदुस्तान में, बल्कि गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि असला आ जाएगा और हमारे पास इक्विपमेंट आ जाएगी तो हम पाकिस्तान से ऊपर चले जाएंगे, गेम चेंजर हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आप 1965 से ले लें, उस वक़्त भी हमसे 3 गुना ज़्यादा थे ना। बल्कि आप बहुत पीछे चले जाएं, जंग बदर में मुसलमान कितने थे और हिंदू कितने थे, जो काफिर हैं वो कितने थे? 3 गुना ज़्यादा थे वो भी। तो हमने 65 में दुनिया को याद दिला दिया कि जंगें जो हैं वो सिर्फ असले से और तादाद से, मकदार से नहीं लड़ी जाती। इसके पीछे जज्बा जिहाद और जज्बा वतन, जिसको आप अपने वतन से मुहब्बे वतन की बात कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे दिल में अपने वतन से प्यार है, मोहब्बत है। हम उसकी खातिर कुछ भी जान हथेली पर रख कर मैदान में निकल नहीं। स्टेल्थ तो एक फैक्टर है ना इस जहाज़ के, और बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं अब टेक्निकल साइड पे नहीं जाना चाहता, वो फिर सारी डिस्कशन टेक्निकल हो जाती है। जैसे F-16 आया था तो सारे जहाज़ों से अलहदा था, इसी तरह जो 5th जनरेशन है वो 4th जनरेशन से अलहदा एक चीज़ है। बिल्कुल आपने जैसे स्टेल्थ की बात की, स्टेल्थ में भी स्टेल्थ पेंट्स भी हैं, स्टेल्थ कोटिंग है। अब ये जो जहाज़ों का बनाना है, उसकी शेप जो है वो सारी स्टेल्थ की गई है कि उसको बनाया ही इस सिलसिले से जाए कि वो रडार पे पिक ना हो। तो नए नए आपने जहाज़ों के डिज़ाइन देखे होंगे, अजीब अजीब डिज़ाइन है, वो सारे का सारा स्टेल्थ है। वो उसका मकसद डिज़ाइन का यही है कि कम से कम रडार रिफ्लेक्शन हो और जहाज़ रडार की पकड़ में ना आए। तो उसके साथ फिर आप अगर देखें तो फिर उसका वो असला है और उसके वेपन्स, उसके साथ साथ उसकी एवियोनिक्स, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल 4th जनरेशन जहाज़ों से बहुत ऊपर जंप लेके चली गई है। तो इसलिए 5th जनरेशन को एक क्लियर कट एज हासिल है 4th जनरेशन पर। खासकर हमारी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, देखिए मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ऐसे है कि ये एवियोनिक्स का हिस्सा है कि आपका अगर रडार अच्छा होगा तो वो दूर पिक करेगा जहाज़ को। उसी के साथ ऐसा मिसाइल होना चाहिए
जो कि जिस रेंज पे रडार ने पिक किया है उसी रेंज पे आप वो मिसाइल भी लॉन्च कर सकें। अगर रडार ने पिक कर लिया और आपके पास वेपन्स यानी मिसाइल उससे कम रेंज का हुआ तो फिर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपकी एडवांटेज ख़त्म हो जाएगी। आपको ये बात सुनकर खुशी होगी कि अब जो हमने ब्लॉक 3 JF-17 बनाया है उसका मिसाइल और रडार दोनों रफ़ाल से बेहतर है, रफ़ाल से बेहतर है। हम उसको यानी पिक करेंगे, कोई तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 60 मील के करीब रडार और मिसाइल जो हैं वो जाने के काबिल है, जबकि उधर जो हम बात करते हैं तो वो 60 किलोमीटर की बात करते हैं। इसलिए ये रफ़ाल से भी ब्लॉक 3 ख़ासकर जो आपका जहाज़ है वो आगे है तो 4th जनरेशन, मगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको 4.5 जनरेशन समझ लें, क्योंकि कोई और नया नाम तो अभी नहीं दिया गया, पर ये 5th के करीब है कंपेयर टू 4th। है कि पाकिस्तान अब तो क्लियर बात है कि ब्लॉक्स बन गए हैं, डेटरेंस है, और भी है। अगली दुनिया जो है दोनों डेटरेंस हमारे पास है। हम एटॉमिक हैं, 65 में तो हम एटॉमिक नहीं थे, तो अब हमें यानी आपकी वक्त के साथ साथ ताकत भी बढ़ी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फ़ौज मजबूत है, और ख़ासकर आपकी एयरफोर्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जब हमने जहाज़ ही अपना बना लिया तो उधर तो फ्लाइंग कॉफन्स उड़ा रहे हैं। अभी भी आप फ्लाइंग कॉफन्स नहीं उड़ा रहे, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जहाज़ जो हमारे जहाज़ रिटायर हो रहे हैं JF-17 उनको रिप्लेस कर रहा है। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, फ्लाइंग कॉफन्स में उड़ रहे हैं। तो ये जो उस दिन हमने अपना मेहमान बनाया था जहाज़ गिरा के, जिसको चाय पिलाई थी, वो तो फ्लाइंग कॉफिन ही लेकर आया था ना, फिर हमने गिरा लिया। तो मकसद ये है कि माशाल्लाह फ़ौज मजबूत है, एटॉमिक पावर आपके पास है, लिहाजा इसका हल ये है कि पाकिस्तान आप अपनी जो अगली सिमत है उसको ठीक करे। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त गुजर गया कि हम ग़ुलाम बन के अमेरिका के ज़िंदा रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका के जो इरादे हैं और उसकी जो तरजीहात हैं वो क्लियर है, वो है हिंदुस्तान, वो है फ़लस्तीन में इज़राइल वाला मामला, और जहाँ कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ भी होता है हिंदुस्तान उसकी जो अपोजिट पार्टी है उसका साथ देता है, अमेरिका उसका साथ देता है। तो अब आप देखिए कि जो ब्लॉक बन रहा है उसमें रूस और चीन मिलकर इस तरफ का जो ब्लॉक है उसको लीड कर रहे हैं, और इसकी इब्तदा ख़ासकर हमारे पुराने दोस्त मजबूत दोस्त चाइना ने पाकिस्तान में CPEC से की है। अब ये CPEC एक ऐसी चीज़ है जो कि अब आप देखिए कि उसने इसी का जो असर है वो ईरान पर भी ले आया है। चाबहार और ज़ैदान, वो जो रेलवे लाइन बन रही थी जिसमें हिंदुस्तान शरीक हुआ था ताकि वो इस रूट के ज़रिए सेंट्रल एशिया में घुस जाए, उसे चीन ने निकलवा दिया है, ईरान से कहकर निकलवा दिया है। अब हिंदुस्तान उस रेलवे लाइन का हिस्सा नहीं है।